एक बहुत ही जबरदस्त बात आज सुनने को मिली। आज एक पेरेंट्स का मिलना हुआ और उन्होंने मिलते ही मुझसे कहा, देखिए जी, मैं जानता हूँ मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन इसके मार्क्स नहीं आते। फिर बोले कि ये वैसे तो बहुत अच्छा है पढ़ाई में, लेकिन इसके मार्क्स नहीं आते। कितनी कमाल की बात कही आज उन्होंने कि वैसे तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन इसके मार्क्स नहीं आते। इस वाक्य को समझने के लिए हिंदी साहित्य भी कम पड़ जाए कि वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके मार्क्स नहीं आते। आप समझ के तो देखिए इस वाक्य का मीनिंग। ग्रंथ है ये वाक्य। भाई, अगर कोई अच्छा है तो वो हर तरह से अच्छा होना चाहिए। ये तो अपनी गलतियों को छुपाने का एक मेथड हो गया कि मैं जानता हूं वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ाई में मार्क्स नहीं आते। चलिए देखिए, मैं इस बात पे ज्यादा ना बोलते हुए मैं यही कहूंगा कि हर चीज को किया जा सकता है अगर आप उसको करने के लिए तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं कि आपको कुछ करना है, आपको कुछ करके दिखाना है, तो डेफिनेटली आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपको ये करके दिखाना होगा। हमने सॉल्यूशन चैप्टर को किस तरह से शॉर्ट में किया जाए ये आपको बताया था, और यही कहा था कि बड़ा चैप्टर है, लेकिन उसको छोड़ने की बजाय उसको कैसे सिस्टमैटिकली आप कर सकते हैं, ये हमने वहां देखा। आज हम सॉलिड्स की बात करेंगे कि सॉलिड स्टेट क्लास 12th का चैप्टर, इसे कैसे सिस्टमैटिक वे के अंदर आपको करना चाहिए। सबसे पहले आप इस बात को डिटरमाइन करें कि आपके 12th सिलेबस में 4 चीजें हैं जो एस नाम से शुरू होती हैं: सॉल्यूशन, सॉलिड्स, सरफेस केमिस्ट्री एंड स्टीरियो केमिस्ट्री। एस नाम से शुरू होने वाली ये 4 चीजें आप जिस वक्त पढ़ते हैं उस वक्त तो आपको श्योरली बहुत अच्छे से याद होती हैं, लेकिन अगर आपने इनका रिवीजन छोड़ दिया तो ये आपके दिमाग से बिल्कुल ही गायब हो जाती हैं, बिल्कुल ही निकल जाती हैं। यहां कांस्टेंट रिवीजन की जरूरत है। सॉलिड स्टेट के अंदर आपको सबसे पहले यूनिट सेल, स्पेस लैटिस, इनकी डेफिनेशन को गौर से पढ़ना होगा। स्पेस लैटिस का मतलब कोई भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, उसे स्पेस लैटिस कहा जाता है। यूनिट सेल वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो बार बार रिपीट होती है और एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती है। जैसा कि आप जानते हैं, एक छोटी सेल ह्यूमन बॉडीज में टिश्यू बनाती है और इन टिश्यू से मिलके ह्यूमन बॉडी बनी होती है। ऐसे ही एटम एक पैटर्न में अरेंज होते हैं और ये यूनिट सेल बनाते हैं। क्यूबिकल फॉर्म हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, और ये यूनिट सेल अरेंज होके एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम स्पेस लैटिस कहते हैं। फिर आपको टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में जानना है: प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जहां पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, नॉन प्रिमिटिव जहां पार्टिकल कॉर्नर के अलावा और भी अलग अलग जगह प्रेजेंट हो सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल अगर आपको याद हो, ये हमारे पास 3 तरह की: बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जहां पार्टिकल कॉर्नर और बॉडी सेंटर पे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जहां पार्टिकल कॉर्नर्स और सभी फेसेस पे, और एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जहां पार्टिकल कॉर्नर और अल्टरनेट फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। यूनिट सेल को समझने का सबसे अच्छा मेथड यही है कि आप ये माने आप जिस कमरे में बैठे हैं वही एक यूनिट सेल है। आपके कमरे के कुछ कॉर्नर्स हैं, आप कॉर्नर्स काउंट करें, आपको मालूम पड़ेगा टोटल 8 कॉर्नर्स आपके रूम में प्रेजेंट हैं। उसी तरह से यूनिट सेल के अंदर 8 कॉर्नर प्रेजेंट हैं। कमरे की दीवारें फेसेस कहलाई जाती हैं। काउंट कर लीजिए, 6 फेसेस यहां पे प्रेजेंट हैं। एजेस, जहां 2 फेसेस मिलते हैं उसे एज कहते हैं, और अगर अपने रूम के एजेस काउंट करेंगे 12 हैं। इसी तरह से यूनिट सेल के 12 एजेस
बहुत आसानी से आप इस बात को लर्न कर पाएंगे, आपको याद हो जाएगा। बॉडी सेंटर, एक सेंटर एग्जैक्टली बॉडी सेंटर एक ही होगा। फेस डायगोनल यानी एक वॉल का डायगोनल अपर एंड से लोअर एंड की तरफ, इसे फेस डायगोनल कहा जाएगा। बॉडी डायगोनल क्या होगा? बॉडी डायगोनल उस कॉर्नर का अपर एंड और बॉडी सेंटर में से पास होते हुए दूसरे एंड का लोअर एंड, इस तरह से ये बॉडी डायगोनल। 4 बॉडी डायगोनल हमारी यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। इस तरह से आप यूनिट सेल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, यूनिट सेल की टाइप्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फिर आपको रैंक ऑफ यूनिट सेल समझना है। रैंक का मतलब है एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल में एक्चुअली कितने पार्टिकल हैं उसे रैंक कहा जाता है। इसके बाद आपको यूनिट सेल के पैरामीटर्स में एज लेंथ एज लेंथ क्या चीज है, डिस्टेंस क्या चीज है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी कहा जाता है। 2 नेबरिंग एटम्स के बीच की दूरी को नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कहा जाता है। एंड 1/2 ऑफ द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, इसे रेडियस के नाम से पहचाना जाता है। आपको एज लेंथ और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन याद करना है। आपको डिस्टेंस और रेडियस के बीच में रिलेशन याद करना है। इस तरह से ये छोटे छोटे फार्मूले आप एक ही सीक्वेंस में इनको याद करते जाएं, एक अच्छा बेस आपका डेवलप होता जाएगा सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर। पैकिंग फ्रैक्शन का मीनिंग होता है द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल। पैकिंग फ्रैक्शन को हम सेल ऑक्यूपेंसी के नाम से भी पहचानते हैं और पैकिंग फ्रैक्शन को एफिशिएंसी ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इसको कहा जाता है। आपको पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल यूनिट सेल का याद करना है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का याद करना है और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का पैकिंग फ्रैक्शन याद करना है। सिंपल यूनिट सेल 52.4%, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल 68%, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल 74%। ये पैकिंग फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए। जितना स्पेस बाकी रह जाता है उसे वॉइड फ्रैक्शन कहा जाता है। जितना वॉइड फ्रैक्शन ज्यादा होता है उतना लैटिस अनस्टेबल होता है, लेस स्टेबल होता है। सो मोर इज द पैकिंग फ्रैक्शन, हायर इज द स्टेबिलिटी। इस चीज को आप यहां से याद रख सकते हैं। इस चैप्टर में एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल अगर पूछा जाएगा तो वो डेंसिटी का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। आप डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, टोटल मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू मास ऑफ ईच पार्टिकल। टोटल वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब आपका टोटल वॉल्यूम। इस तरह से आप डेंसिटी के फॉर्मूले को डेराइव करेंगे और डेंसिटी के बेसिस पे एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स आपने हर हालत में सॉल्व करनी है। और डेंसिटी की प्रॉब्लम्स ही हमारे एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी में से पूछी जाती हैं और वो आपको यहीं से करनी चाहिए। इतना पोर्शन करने में आपको 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट का टाइम मैक्सिमम लगेगा अगर आप फुल कंसंट्रेशन से अपनी पढ़ाई करते हैं। इसके बाद आप चलें और आपको सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टी, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, ये पढ़ना चाहिए। पैरामैग्नेटिक, ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है। डायमैग्नेटिक, जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। फिर इसके अंदर फेरीमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म परमानेंट मैग्नेटिज्म कहा जाता है। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब हुआ एक्सपेक्टेड टू शो मैग्नेटिज्म बट विल नॉट शो एनी टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म। इस तरह से ये छोटी छोटी डेफिनेशंस आपको जरूर आनी चाहिए। ऐसे ही पीजियो इलेक्ट्रिसिटी, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पीजियो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है प्रेशर के एप्लीकेशन पे
इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होना, पीजो इलेक्ट्रिसिटी। छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, ऐसे ऐसे शूज पहनते हैं, चलते हैं तो उसमें लाइट जलती है। प्रेशर अप्लाई करने पे अगर लाइट जलती है, इस तरह से आने वाली इलेक्ट्रिसिटी को पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। पायरो इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना, पायरो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ये आप अच्छे से याद रख पाएंगे। देन अब आपको इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक डिफेक्ट्स यानी इम्परफेक्शन को करना चाहिए। इम्परफेक्शन में शॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इन डिफेक्ट्स को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। यहीं पर आपको पढ़ना है एफ सेंटर किसे कहते हैं। आपको यह भी जानना है कि NaCl को अगर हम सोडियम वेपर में हीट करते हैं, वो येलो क्यों दिखाई पड़ता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि Cl को अगर पोटेशियम वेपर में हम हीट करते हैं, वो हमें पर्पल क्यों दिखाई पड़ता है। इस तरह का क्वेश्चन एफ सेंटर के बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाएगा। एक और क्वेश्चन आपको यहां पर आना चाहिए, जिंक ऑक्साइड लुक्स येलो ऑन हीटिंग, आखिर ऐसा क्यों होता है। ये भी आपको यहां पर अच्छे से आना चाहिए। आपको ये क्वेश्चन यहां पर जानना चाहिए। रिमेंबर, ऐसे ही बच्चों आपको एक इसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट, व्हाट इज मेंट बाय 13-14 डिफेक्ट, 14-15 डिफेक्ट, इस तरह का क्वेश्चन ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहिए। एनसीईआरटी में आने वाले न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उन न्यूमेरिकल्स को भी आप अच्छे से ट्राई करें। अगर आप इस तरह से इस चैप्टर को तैयार करेंगे तो ये चैप्टर वैसे भी अच्छे से तैयार होगा और वैसे भी अच्छे से तैयार होगा। यानी बच्चा पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है, लेकिन वैसे उसके मार्क्स नहीं आ पाते। ये स्टेटमेंट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी अगर आप बताई गई चीजों को बताए गए मेथड से बताए गए टाइम में फिनिश करेंगे। और मैक्सिमम 2 आवर्स से लेके 2 आवर 15 मिनट्स का टाइम इस चैप्टर को तैयार करने में आपको लगेगा। अब देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख के आप बता सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेंगे। और देखते रहिए, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी चैप्टर्स के बारे में भी इसी तरह से बताएंगे।